देखिए कल हम टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स हमने स्टार्ट किया था और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करता है इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में हमने फॉर्मूला देखा था कि एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, इनमें से जो भी पहले हो वो ही क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। कल हमने एक क्वेश्चन किया था, आज एक और क्वेश्चन हम करते हैं। और देखिए क्या लिखा है, एग्जाम्पल नंबर 3 है आपके स्टडी मटेरियल का। मेरे यहाँ पे पेज नंबर 232 है, आपके यहाँ पे 210 अराउंड कुछ होगा। एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है, मिस्टर राम सोल्ड गुड्स टू मिस्टर रवि वर्थ ₹5 लाख। राम हो गए सप्लायर ऑफ गुड्स और रवि हो गए रिसिपिएंट ऑफ गुड्स, और राम ने रवि को कितने रुपए का गुड्स भेजा है, 5 लाख रुपए का गुड्स भेजा है। और द इनवॉइस वॉज इशूड ऑन 15 नवंबर, यानी ये क्या हो गई, डेट ऑफ इनवॉइस। कौन सी डेट ऑफ इनवॉइस, एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस 15 नवंबर को। एंड द पेमेंट वाज रिसीव्ड ऑन 31 अक्टूबर, और पैसा मिला 31 अक्टूबर को। पर किस दिन पैसा मिला इस बात से हमें लेना देना होता ही नहीं है, क्योंकि हमें तो कौन सी डेट देखनी होती है, एक्चुअल डेट और लास्ट डेट विच एवर इज अर्लियर। प्रीवियस ईयर का टर्नओवर दिया है, उससे भी कुछ लेना देना नहीं है। व्हाट इज द आंसर, एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। देखिए लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस हमको नहीं दी हुई है, क्यों नहीं दी हुई है, क्योंकि किस दिन गुड्स रिमूव हुआ ये हमको नहीं पता है। अगर गुड्स रिमूव होता तो हमें लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस पता होती, तो क्योंकि रिमूवल की डेट नहीं दी है इसलिए लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस हमें नहीं पता। लेकिन एक्चुअल डेट हमें पता है 15 नवंबर, तो लास्ट डेट और एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर। अभी लास्ट डेट हमें नहीं पता, तो जो एक्चुअल डेट होगी उसे ही हम क्या मान लेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, तो ये जो आंसर है ये आपके स्टडी मटेरियल में करेक्टेड नहीं है, यहाँ से आप ये हटा देंगे। कहाँ लिखा हुआ है नीचे, तो ये प्रोविजन गलत लिखा हुआ है ना। अच्छा दिया हुआ नहीं, दिया है गुड्स वर सप्लाइड ऑन 20 नवंबर। 20 नवंबर को गुड्स सप्लाई हुए हैं, यानी गुड्स नवंबर कब रिमूव हुए हैं, 20 नवंबर को रिमूव हुए हैं, तो लास्ट डेट क्या हो जाएगी, 20 नवंबर। जिस दिन गुड्स रिमूव हुए वो लास्ट डेट हो जाएगी 20 नवंबर, एक्चुअल डेट है 15 नवंबर, विच एवर इज अर्लियर। दोनों में से जो भी पहले होगा वही टाइम ऑफ सप्लाई होगा। ठीक है, चलिए एक हमने बात की थी कि जिस दिन गुड्स अवेलेबल होता है, अगर गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो जिस दिन गुड्स सामने वाले को अवेलेबल होता है वही क्या होता है, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। अब आपका उस पैटर्न का क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में तो नहीं है, लेकिन नोट्स में एक क्वेश्चन इन्वॉल्व किया हुआ है, वो देखते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन 1 नोट्स में लिखा हुआ है, अ मशीन हैज टू बी सप्लाइड एट साइट। मशीन को साइट पे सप्लाई किया गया है। इट इज डन बाय सोर्सिंग वेरियस कंपोनेंट्स फ्रॉम वेंडर्स। बहुत सारे वेंडर्स से आपने कंपोनेंट्स को सोर्स किया है और मिल गया। बहुत सारे वेंडर्स से आपने कंपोनेंट्स को सोर्स किया है, एंड असेंबलिंग द मशीन एट साइट, और मशीन को क्या किया है, एट साइट असेंबल किया है। यानी जो चीज आप गुड्स सप्लाई करना चाहते हैं वो गुड्स एग्जिस्टेंस में नहीं है। गुड्स एग्जिस्टेंस में कब आएगा, जब गुड्स को असेंबल कर लिया जाएगा। तो आप देखिए इसमें कुछ डेट्स दी हुई है, 17 सितंबर को परचेज ऑर्डर रिसीव हुआ है और जिसमें 50,000 रुपए का एडवांस मिला है, 12 लाख रुपए की मशीन है। ठीक है, तो सेलर ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब एंट्री कर ली, जिस दिन उसको एडवांस मिला उसकी एंट्री कर ली। 20 अक्टूबर को मशीन असेंबल हुई है, टेस्टेड एट साइट एंड एक्सेप्टेड बाय द बायर। यानी मशीन आपने बायर को कब अवेलेबल करवाई है, 20 अक्टूबर को। ये क्या हो गई फिर, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। और 23 अक्टूबर क्या हो गई,
एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस, और 4 नवंबर को बैलेंस पेमेंट मिला, लेकिन 4 नवंबर और 17 सितंबर की डेट से हमें लेना देना एक्चुअल डेट और लास्ट डेट विच एवर इज अर्लियर, यानी व्हाट वुड बी द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर ही क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, 20 अक्टूबर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। जहां पे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के प्रोविजन लिखे हुए हैं वहां पे लिख लीजिए नो जीएसटी ऑन एडवांस पेमेंट रिसीव्ड अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स। नो जीएसटी ऑन एडवांस पेमेंट रिसीव्ड अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी सप्लाई ऑफ गुड्स के बदले आपको कोई एडवांस मिलता है उस पे जीएसटी की लेवेबिलिटी नहीं आती, क्योंकि हम पेमेंट से जीएस टाइम ऑफ सप्लाई को यहाँ पे लिंक कर ही नहीं रहे। हमने टाइम ऑफ सप्लाई को कैसे लिंक किया, एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। तो कोई एडवांस रिसीव होता है उसके ऊपर जीएसटी की लेवेबिलिटी नहीं आती। ठीक, अब आप देखें, इसी बात के लिए आपको एक सवाल यहाँ पे मैं करवा रही हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 जो हमने किया था ना कल, पी बेंगलुरु सी चेन्नई वाला, सेम रिपीट है, तो ये आप करके देख सकते हैं, रिपीट क्वेश्चन है। ठीक, ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, जो इसका सॉल्यूशन आपके स्टडी मटेरियल में किया हुआ है वो सॉल्यूशन गलत है, अपडेट नहीं किया है इंस्टीट्यूट ने, पर हम अपडेटेड प्रोविजन के हिसाब से सवाल कर लेंगे। एक्स एन कंपनी बीइंग अ ट्रेडर रिसीव्स एन एडवांस ऑफ ₹2500 ऑन 29 नवंबर 2017। एक्स एन कंपनी है जो कि एक ट्रेडर है। ट्रेडर क्या करता है, गुड्स बेचता है और खरीदता है। उसको एक एडवांस मिला है ₹2500 का 29 नवंबर 2017 को, फॉर द गुड्स वर्थ ₹10,000, यानी 10,000 रुपए का वो सामान बेचने वाला है। उसका एडवांस कब मिला है, 29 नवंबर 2017 को मिला है, और कितने रुपए का एडवांस मिला है, ₹2500 का। गुड्स टू बी सप्लाइड इन द मंथ ऑफ जनवरी 20, गुड्स कब सप्लाई होंगे, जनवरी 20 को, यानी गुड्स का रिमूवल कब होगा, जनवरी 20 को। ठीक है, फाइंड द टाइम ऑफ सप्लाई, फाइंड द टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई मतलब इस 10,000 रुपए के गुड्स के लिए व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई, एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। अब एक्चुअल डेट तो दे नहीं रखी, और लास्ट डेट कब होगी, जनवरी 20, तो फिर टाइम ऑफ सप्लाई जनवरी 2020। ठीक है, ड्यू डेट ऑफ, अच्छा एक सेकेंड, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, लीव कर दीजिए, क्योंकि ये कंपोजिशन का क्वेश्चन है, कंपोजिशन है, नहीं अभी नहीं करेंगे, कंपोजिशन स्कीम नहीं पढ़ी है। ये करेंगे 7, एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, इफ अ सप्लायर ऑफ गुड्स हैज रिसीव्ड अमाउंट ऑफ ₹1500, एक सप्लायर है जिसको 1500 रुपए का एडवांस मिला है अगेंस्ट एन इनवॉइस ऑफ ₹1100, मतलब 1100 रुपए का बिल बनाया है, जिसके बदले में पैसा कितना दिया सामने वाले ने, 1500, यानी एडवांस कितना का हो गया, 400 का एडवांस हो गया। इनवॉइस की डेट क्या दे रखी है, 25 जनवरी 2020, और द इनवॉइस ऑफ नेक्स्ट सप्लाई टू द सेड रिसिपिएंट, और इसी रिसिपिएंट को अगली सप्लाई कब हुई है, 14 फरवरी 2020 को, यानी 25 जनवरी 2020 को 1100 रुपए का बिल बना था, लेकिन रिसिपिएंट कितना पैसा दे गया, 1500 दे गया, और इसी रिसिपिएंट को अगली सप्लाई कब करी है, 14 फरवरी को। इसका मतलब, से फॉर एग्जांपल आप रेगुलर एक माल बेचते हैं, सामने वाले के पास आज खुले पैसे नहीं है और आपको 1100 के बदले 1500 दे जाए, इस 400 रुपए को आप कब एडजस्ट करोगे, जब आगे सप्लाई होगी, यानी कब एडजस्ट किया होगा इस 400 रुपए को, 14 फरवरी को। आपको इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सेस अमाउंट ओवर एंड अबव इनवॉइस वैल्यू, आपको क्या करना है, जो एक्सेस अमाउंट रिसीव हुआ है, एक्सेस अमाउंट कितना रिसीव हुआ है, 400 रुपए, इस 400 रुपए के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। देखिए जिस दिन एडवांस मिला
उस बात से तो हमें कोई लेना देना है ही नहीं। तो 400 रुपए के लिए टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कब होगा? जिस दिन इसके लिए बिल बना या जिस दिन एक्चुअल में सप्लाई हुई। ठीक है, तो बिल किस दिन बना? हमने क्या बोला कि इनवॉइस ऑफ द नेक्स्ट सप्लाई, यानी इस 400 रुपए के लिए इनवॉइस कब बना है? 14 फरवरी 2020 को। ये 14 फरवरी 2020 क्या हो गई इस 400 रुपए के लिए? एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस। पर क्या आपको लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस पता है क्या इसका? 400 रुपए के लिए लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस नहीं पता, नहीं दे रखा ना, यानी 400 रुपए के लिए गुड्स कब डिस्पैच हुआ ये हमें नहीं पता। तो 400 रुपए के लिए व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? 14 फरवरी 2020 है ना, ये गलत है आंसर। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर एक्सेस अमाउंट, एक्सेस अमाउंट कितना है? 400 रुपए। इसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई 14 फरवरी 2020। एंड व्हाट इज ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी? 20 मार्च, अगले महीने की 20 तारीख। दो चीजें पूछी है ना, एक तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और दूसरा ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी। अगले महीने का जो 20 तारीख है वो क्या होगी? ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी। ये बात समझ में आ गई? कुछ डाउट? चलिए अगला टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अब हम पढ़ेंगे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। क्या पढ़ेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स दिया हुआ है सेक्शन 12 में, और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस दी हुई है सेक्शन 13 में। अभी हमने क्या सीखा? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। और अब हम क्या सीखेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का मतलब व्हेन सप्लायर ऑफ सर्विस इज लाइबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट। ठीक है, अब टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस निकालने के लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा? सबसे पहले कि सर्विस के केस में, है ना, सर्विस के केस में व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर इशू ऑफ जीएसटी इनवॉइस। सर्विस के केस में जब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगता है, सर्विस के केस में लास्ट डेट क्या होती है इनवॉइस इशू करने की? किस दिन तक इनवॉइस इशू किया जा सकता है? ठीक है, तो किस दिन तक इनवॉइस इशू किया जा सकता है? विद इन 30 days फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ सर्विस। क्या बोला? विद इन 30 days फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ सर्विस। मान लीजिए सर्विस कंप्लीट हुई है 15 फरवरी 15 मार्च 2022। कंप्लीशन की डेट क्या है? 15 मार्च 2022 को। किसकी कंप्लीशन की डेट है? सर्विस की कंप्लीशन डेट है ये। ठीक है, जिस दिन सर्विस कंप्लीट हुई उसके 30 डेज के अंदर हमें इनवॉइस इशू कर देना है। मतलब कब इनवॉइस इशू कर सकते हैं? पहले चाहे तो पहले कर सकते हैं, उस दिन कर सकते हैं, और आफ्टर। आफ्टर मतलब 15 मार्च के पहले इनवॉइस इशू करना चाहे तो कर दो, 15 मार्च को कर दो, और अगर नहीं कर पाए 15 मार्च को तो 15 मार्च से कितने दिन में? 30 डेज में सर्विस का इनवॉइस आपको इशू करना पड़ेगा। पहले कर दो, उस दिन कर दो, या विद इन मतलब सर्विस कंप्लीट होने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको सर्विस का इनवॉइस इशू कर देना है। अगर यही 30 दिन का समय बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, इंश्योरेंस के केस में कितना हो जाता है? 45 दिन। यानी हम ये कहें कि सर्विस के केस में आपने टाइम पर इनवॉइस इशू किया। इनवॉइस टाइम पर इशू किया ये कैसे पता चलेगा? अगर आपने सर्विस कंप्लीट होने के पहले, सर्विस कंप्लीट होने के दिन, या सर्विस कंप्लीट होने से 30 दिन के अंदर अगर इनवॉइस इशू किया है, और बैंक के केस में 45 दिन में अगर आपने इनवॉइस इशू किया है, तो आपने इनवॉइस टाइम पर इशू
किया है, अदरवाइज आपने इनवॉइस टाइम पर इशू नहीं किया। तो हम क्या निकालना सीख रहे हैं? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। ये क्या बोलता है? इफ इनवॉइस इशूड विद इन टाइम। अगर सर्विस के केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगता है और अगर आपने इनवॉइस टाइम पर इशू कर दिया, टाइम पर मतलब पहले उस दिन या अगले 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इशू कर दिया, तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इज आई और पी, whichever is earlier. I stands for invoice, P stands for payment. दोनों में से जो भी पहले हो वही क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। दूसरा केस क्या बनेगा? इफ इनवॉइस इज नॉट issued within time. अगर इनवॉइस टाइम पर इशू नहीं किया, इफ इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन टाइम, देन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इज सी और पी, whichever is earlier. कंप्लीशन और पेमेंट whichever is earlier. ठीक है, तो क्या फॉर्मूला हुआ? अगर इनवॉइस टाइम पर इशू हुआ तो आई और पी whichever is earlier, अगर इनवॉइस टाइम पर इशू नहीं हुआ तो सी और पी whichever is earlier. और इनवॉइस टाइम पर इशू हुआ या नहीं हुआ ये कैसे देखेंगे? कंप्लीशन से 30 डेज में इनवॉइस बना दिया तो इनवॉइस टाइम पर इशू हुआ, और अगर उसके बाद बनाया तो इनवॉइस टाइम पर इशू नहीं हुआ। देखिए नोट्स में कहाँ लिखा है, पहले प्रोविजन पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। देखिए सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में टाइम लिमिट फॉर रेजिंग इनवॉइस, फर्स्ट पेज ही होगा ये तो आपके नोट्स का। बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस बट विद इन 30 डेज, और बैंकिंग इंश्योरेंस एनबीएफसी के केस में 45 दिन। अगर ये ऐसा होता है तो हम क्या बोलते हैं? इनवॉइस टाइम पर इशू हुआ, है ना? इनवॉइस टाइम पर इशू हुआ। और देखिए ये प्रोविजन लिखा हुआ है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस का। इफ इनवॉइस इज इशूड विद इन टाइम, द टाइम ऑफ सप्लाई इज आई और पी whichever is earlier. और अगर इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन टाइम देन सी और पी whichever is earlier. ठीक है, क्या बात समझ में आ गई? क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 10 क्या बोलता है? एग्जाम्पल नंबर 10, ABC एंड कंपनी, a cost accountant firm issued invoice for services rendered to Mr. राम। एक कॉस्ट अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करेगा? सर्विस प्रोवाइड करेगा। उसने सर्विस किसको दी? मिस्टर राम को। फॉर सर्विसेज रेंडर्ड टू मिस्टर राम ऑन 5 अगस्त, यानी ये 5 अगस्त कौन सी डेट है? उसके 3 दिन बाद। 3 दिन कौन से आ गए? नहीं, ये 5 अगस्त कौन सी डेट है? कि किस चीज की डेट दे रखी है? वापस पढ़ो सेंटेंस को। किस चीज की डेट है ये? पेमेंट की डेट है, कंप्लीशन की डेट है, इनवॉइस की डेट है? इनवॉइस की डेट है। ये 5 अगस्त किसकी डेट है? इनवॉइस की। इस दिन इनवॉइस इशू किया है। आपको 4 केस दे रखे हैं और सब में अलग अलग तरीके से आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है। केस 1, द प्रोविजन ऑफ सर्विस वर कंप्लीटेड ऑन 1 जुलाई, यानी सर्विस कब कंप्लीट हुई? 1 जुलाई को। अब हमें क्या देखना है? टाइम पर सर्विस कंप्लीट इनवॉइस इशू हुआ या नहीं हुआ। 1 जुलाई को सर्विस कंप्लीट हुई है और 5 अगस्त को इनवॉइस इशू हुआ है। इनवॉइस टाइम पर इशू नहीं हुआ क्योंकि 30 दिन के बाद इशू हुआ।
तो जब इनवॉइस टाइम पर इशू नहीं होता है तो टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन क्या होता है? सी और पी विच एवर इज अर्लियर। पहले केस में पी की डेट दे रखी है क्या? पेमेंट की डेट दे रखी है क्या? नहीं। तो फिर सी मतलब 1 जुलाई 2017 जो कंप्लीशन की डेट है वही क्या हो जाएगी? टाइम ऑफ सप्लाई। ये बात समझ में आई? केस 2, द प्रोविजन ऑफ सर्विस वर कंप्लीटेड ऑन 15 जुलाई। कब कंप्लीट हुई? क्या इस केस में टाइम पर इनवॉइस इशू हुआ? टाइम पर इनवॉइस इशू हुआ। तो जब टाइम पर इनवॉइस इशू होता है तो आई और पी विच एवर इज अर्लियर। आई की डेट क्या है? पी की डेट नहीं दे रखी तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? ठीक है, समझ में आई? केस 3, मिस्टर राम मेड द पेमेंट ऑन 3 जुलाई। पी की डेट है 3 जुलाई एंड द प्रोविजन ऑफ सर्विस वर रिमेनिंग टू बी कंप्लीटेड। क्या बोले? इनवॉइस टाइम पर इशू हुआ या नहीं हुआ? अभी सर्विस कंप्लीट ही नहीं हुई और इनवॉइस तो 5 अगस्त को ही इशू हो गया। सर्विस आर रिमेनिंग टू बी कंप्लीटेड। अभी तो सर्विस कंप्लीट होनी बाकी है और उसके पहले ही इनवॉइस इशू हो गया तो टाइम पर इशू हुआ है ना। ठीक है, रिमेनिंग टू बी कंप्लीटेड, सर्विस अभी कंप्लीट होनी बाकी है और इनवॉइस इशू हो गया तो इनवॉइस टाइम पर इशू हुआ। आई और पी विच एवर इज अर्लियर, 5 अगस्त और 3 जुलाई। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? 3 जुलाई। और केस नंबर 4 भी ऐसा ही है। पेमेंट की डेट है 15 अगस्त और सर्विस वर रिमेनिंग टू बी कंप्लीटेड, यानी अभी कंप्लीट होनी बाकी है और इनवॉइस कब इशू हो गया? 5 अगस्त। विच एवर इज अर्लियर, यानी टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? 5 अगस्त। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो दिस इज अ केस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, देखिए। अच्छा, एक यहाँ पे प्रोविजन और कि मान लीजिए इन दोनों मेथड से, दोनों मेथड्स का मतलब अगर इनवॉइस टाइम पर इशू हुआ तो आई और पी विच एवर इज अर्लियर। अगर इनवॉइस, नोट्स पढ़ रहे हैं अभी हम, अगर इनवॉइस टाइम पर इशू हुआ तो आई और पी विच एवर इज अर्लियर। अगर इनवॉइस टाइम पर इशू नहीं हुआ तो सी और पी विच एवर इज अर्लियर। ये तरीके से हम टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस निकालेंगे। लेकिन अगर किसी परिस्थिति में हमें हमें ये दोनों मेथड काम नहीं आए, क्योंकि ये सब किस पे डिपेंड करता है? सर्विस के कंप्लीशन की डेट पता हो। अगर सर्विस के कंप्लीशन की डेट पता हो तभी हम बोलेंगे ना कि इनवॉइस टाइम पर इशू हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि हमें इनवॉइस कब इशू करना है? कंप्लीशन से 30 डेज। तो मान लीजिए अगर आपको कंप्लीशन की डेट नहीं पता और ये मेथड आप ऑप्ट नहीं कर पा रहे हो, उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई हम कैसे निकालेंगे? जिस दिन रिसिपिएंट ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की, जिस दिन रिसिपिएंट ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की। जैसे एक इलस्ट्रेशन 2 यहाँ पे दे रखा है, वो करते हैं। देखिए, एक इन्वेस्टिगेशन शोज दैट एबीसी एंड कंपनी कैरिड आउट सर्विस ऑफ क्लीनिंग एंड रिपेयर। एक एबीसी कंपनी है जिसने क्या किया है? क्लीनिंग एंड रिपेयर किया है टैंक का इन एन अपार्टमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स। अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के कॉम्प्लेक्स है, एक अपार्टमेंट है, उसमें कंप्लीट किया है काम। फॉर विच अपार्टमेंट्स ओनर एसोसिएशन शोड अ पेमेंट ऑन 4 अप्रैल। यानी एबीसी एंड कंपनी कौन हो गई? सप्लायर ऑफ सर्विस, और ये अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन हो गई रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। सप्लायर ने तो ऊपर के ऊपर काम कर दिया, सप्लायर ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई एंट्री की ही नहीं, लेकिन रिसिपिएंट ने अपने बुक्स में पेमेंट दिखाया। कितनी तारीख का? 4 तारीख का। ठीक है, नाउ सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस निकालनी है। सप्लायर के हिसाब से तो कंप्लीशन की डेट पता ही नहीं है ना, क्योंकि सप्लायर ने तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एंट्री की ही नहीं। जब एंट्री नहीं की तो डेफिनेटली इनवॉइस भी इशू नहीं हुआ होगा। तो इनवॉइस टाइम पर इशू हुआ या नहीं हुआ, इस हिसाब से तो हम टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकाल सकते। फिर हम क्या करेंगे? ये प्रोविजन ऑप्ट करेंगे। जिस दिन रिसिपिएंट ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की, रिसिपिएंट ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब एंट्री की है? 4 अप्रैल को। तो 4 अप्रैल विल बी क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, ये बात समझ में आई?
नाउ देखिए, अभी हमने क्या बोला, गुड्स के केस में मैंने आपको बात बोली कि गुड्स के केस में अगर आपको एडवांस मिलता है तो उसके ऊपर जीएसटी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती, लेकिन सर्विस के केस में अगर आपको एडवांस मिला तो जीएसटी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? देखिए, हम फॉर्मूला क्या बोल रहे हैं, आई और पी अर्लियर, या फिर सी और पी विच एवर इज अर्लियर। यानी इनवॉइस इशू हुआ या नहीं हुआ, अगर पेमेंट पहले मिल गया तो भी टाइम ऑफ सप्लाई, और अगर कंप्लीशन नहीं हुआ फिर पेमेंट मिल गया तो भी टाइम ऑफ सप्लाई। यानी सर्विस के केस में क्या होता है, एडवांस पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। अपने आप ही हो गया ना, क्योंकि प्रोविजन ही इस तरीके से दे रखा है, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, या कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। यानी अगर पेमेंट पहला हो गया तो जीएसटी की लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। यानी हम यहाँ पे क्या मेंशन लिखेंगे, है ना, लिखिए मेरे साथ साथ, इन केस ऑफ, जहाँ नोट करते हैं ना वहां पे नोटिंग करते हैं, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस एनी एडवांस received is liable for GST and date of receipt of advance is equals to time of supply of service for such advance। जिस दिन वो एडवांस मिला वही क्या हो जाएगी उसके लिए, टाइम ऑफ सप्लाई। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस फॉर सच एडवांस। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस फॉर सच एडवांस, राइट। ठीक है, चलिए नाउ बट in case of advance up to 1000, इन केस ऑफ एडवांस अप टू 1000, अप टू 1000 मतलब ये किस, हम इसको बोलेंगे दिस इज चिल्लर एडवांस, 1000 रुपए तक का एडवांस, चिल्लर एडवांस। चिल्लर एडवांस मतलब अमाउंट रिसीव्ड माइनस इनवॉइस इशूड बराबर अप टू 1000 रुपीज। जो पैसा आपको मिला माइनस जो आपने इनवॉइस इशू किया उसका डिफरेंस कितना है, 1000 रुपए तक, 1000 रुपए तक। देखिए, अगर 1000 रुपए से ज्यादा का एडवांस मिला तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, जिस दिन एडवांस मिला वही उसकी क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर एडवांस कैसा है, चिल्लर एडवांस। चिल्लर एडवांस मतलब 1000 रुपए तक का। जैसे मान लीजिए इनवॉइस बना 1000 का और आपने मुझे दिए 1500 रुपए, तो एडवांस कितना हुआ, 400। ठीक है, या मान लीजिए कि बिल बना 1100 का और आपने मुझे दिए 2000, तो एडवांस कितना हुआ, 900। ठीक है, तो हम 1000 रुपए तक के एडवांस की बात कर रहे हैं। इन केस ऑफ एडवांस अप टू 1000 रुपीज, केवल सर्विस के केस में बात कर रहे हैं। इन दिस केस टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस फॉर सच चिल्लर एडवांस, इस चिल्लर एडवांस के लिए टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होगी, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ
चिल्लर एडवांस, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच चिल्लर एडवांस, और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच चिल्लर एडवांस, और डेट ऑफ नेक्स्ट invoice when such chiller advance is adjusted, या फिर अगले इनवॉइस की डेट जब ये चिल्लर एडवांस एडजस्ट किया जाए एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस, एट द ऑप्शन ऑफ, एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, देखिए आपके नोट्स में एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखिए पेज नंबर 30 पे लास्ट होगा, मिल गया? देखिए, अ टेलीफोन कंपनी रिसीव्स 5,000 अगेंस्ट एन इनवॉइस ऑफ ₹4800। मान लीजिए इनवॉइस इशू हुआ है 1 जनवरी 2023 को। इनवॉइस कब इशू हुआ है? 1 जनवरी 2023 को। कितने रुपए का इनवॉइस इशू हुआ? 4800 रुपए का इनवॉइस इशू हुआ, और इनवॉइस के बदले में कितना पेमेंट आया? 5,000 का। यानी कितना एडवांस हो गया? चिल्लर एडवांस हो गया 200। यानी ये एडवांस 200 रुपए का एडवांस कब रिसीव हुआ? 1 जनवरी 2023 को। यानी एडवांस रिसीव की डेट क्या हो गई? 1 जनवरी 2023, 200 रुपए। ठीक है, अब इस इनवॉइस, इस 200 रुपए के एडवांस को ये जो टेलीफोन कंपनी है ये कब एडजस्ट करेगी? अगले महीने के बिल पे। कब इशू करेगा? एडजस्ट करेगी अगले महीने के बिल पे। अगले महीने का बिल कब इशू हुआ? 1 फरवरी 2000, दो डेट हो गई ना, जिस दिन ये चिल्लर एडवांस रिसीव हुआ और जिस दिन आपने इस चिल्लर एडवांस को एडजस्ट किया। जिसे इच्छा हो उसे टाइम ऑफ सप्लाई मान लो। अगर 1 जनवरी को टाइम ऑफ सप्लाई मान रहे हो तो इस 200 रुपए पे जीएसटी कब तक जमा कराना पड़ेगा? 20 फरवरी तक। और अगर 1 फरवरी को टाइम ऑफ सप्लाई माना तो 20, आपकी इच्छा है उस पे। लेकिन कब? जब आपका एडवांस कितना हो? 1000 रुपए तक, और वो भी केवल सर्विस के केस में। अगर ये एडवांस 1200 रुपए होता, 1200 होता तो फिर टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाती? अगर 1 जनवरी, जिस दिन एडवांस मिला वही टाइम ऑफ सप्लाई। समझ में आ गई बात? कोई डाउट, कुछ कंफ्यूजन? चलिए, अब ये हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने अभी तक पढ़ा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स 12 सबसेक्शन 2, एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, और हमने पढ़ा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस 13 सबसेक्शन 2, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और कंप्लीशन ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। यानी हमने टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस निकालना सीखा इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अब हम क्या निकालना सीखेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स का, और 13 सबसेक्शन 3 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस का। ठीक है, तो अब हम क्या निकालना सीख रहे हैं? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या मतलब हुआ? कि जब रिसिपिएंट ऑफ गुड्स इज लाइबल टू पे जीएसटी, है ना, तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स पे अगर आरसीएम लग रहा है तो कौन रिसिपिएंट लाइबल है जीएसटी पे करने के लिए? रिसिपिएंट। तो टैक्सेबल पर्सन भी कौन है? रिसिपिएंट। जीएसटीआईएन भी किसको लेना है? रिसिपिएंट को। और टाइम ऑफ सप्लाई की चिंता भी किसे है? रिसिपिएंट को।
तो रिसिपिएंट के लिए टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स मतलब जिस दिन रिसिपिएंट को गुड्स रिसीव हुआ, एक डेट। दूसरी डेट, डेट ऑफ पेमेंट। रिसिपिएंट की बुक्स में पेमेंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? पेमेंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? रिसिपिएंट की बुक्स में तो पेमेंट डेबिट होगा ना, रिसिपिएंट के लिए तो खर्चा है ना। रिसिपिएंट की बुक्स में पेमेंट डेबिट होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है? एक डेट तो हो गई हमारी रिसिपिएंट ने जिस दिन गुड्स रिसीव किया। दूसरी डेट हो गई जिस दिन रिसिपिएंट ने पेमेंट किया। पेमेंट करेगा रिसिपिएंट, तो रिसिपिएंट के पेमेंट की डेट के लिए हम दो डेट्स कंसीडर कर रहे हैं। एक तो रिसिपिएंट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेट, और दूसरा रिसिपिएंट के बैंक अकाउंट की डेट। दो डेट होगी ना, जिस दिन रिसिपिएंट ने अपने बुक्स में एंट्री की और जिस दिन रिसिपिएंट के बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट हुआ, विच एवर इज अर्लियर। यानी नटशेल में बोलूं, बुक्स की डेट और बैंक की डेट, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। पेमेंट की डेट होगी, दो डेट हो गई, गुड्स रिसीव करने की डेट और पेमेंट की डेट। पेमेंट की डेट कौन सी लेनी है? बुक्स वाली और बैंक वाली। और तीसरी डेट इनवॉइस इशू की डेट से 31वां दिन। जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ, इनवॉइस कौन इशू करेगा? सप्लायर इशू करेगा ना। इनवॉइस तो सप्लायर ही, बिल तो सप्लायर ही बनाएगा। जिस दिन सप्लायर ने बिल बनाया उससे 31वां दिन। 31वें दिन का मतलब, अगर सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया है 1 जुलाई को, तो 31वां दिन मतलब 31 जुलाई। इनवॉइस की डेट को शामिल करते हुए, इनवॉइस की डेट को शामिल करते हुए, ठीक है। जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ है, डेट ऑफ इनवॉइस को क्या करना है? इंक्लूड करना है। और इंक्लूड करके क्या निकालना है? 31st डे। रिसिप्ट ऑफ गुड्स, पेमेंट की डेट, इनवॉइस की डेट से 31वां दिन, विच एवर इज अर्लीस्ट। दोनों में से जो भी, सॉरी, तीनों में से जो भी पहले हो वही क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11। अभी 10वां हमने एग्जाम्पल किया था, उसका जस्ट आगे वाला एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन में आरसीएम लगेगा। अभी आपको नहीं पता है, पर जब आप आरसीएम वाला चैप्टर पढ़ लेंगे तब आपको क्वेश्चन को देख के समझ में आएगा कि किस क्वेश्चन में आरसीएम लगेगा। सवाल क्या है? मिस्टर ए अ रजिस्टर्ड पर्सन रिसीव गुड्स फ्रॉम बी। ए एक रजिस्टर्ड पर्सन है और उन्होंने गुड्स रिसीव किया है बी से। यानी बी कौन हो गए? सप्लायर ऑफ गुड्स, और ए हो गए रिसिपिएंट ऑफ गुड्स। मिस्टर बी इशू इनवॉइसेस ऑन 1 जुलाई। यानी डेट ऑफ इनवॉइस क्या है? 1 जुलाई। डेट ऑफ इनवॉइस क्या है? 1 जुलाई, ठीक है। और यहां पे लगेगा आरसीएम, लगता है इस केस में। नाउ 3 डेट होती है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट, और 31वां दिन इनवॉइस की डेट से। देखिए, रिसिप्ट की डेट और पेमेंट की डेट चेंज हो सकती है, लेकिन 31वां दिन चेंज होगा क्या कभी भी? वो तो फिक्स ही रहेगा ना। तो इनवॉइस की डेट क्या है? 1 जुलाई। 1 जुलाई से 31st डेट क्या होगा? 31 जुलाई। अब आपको इंडिपेंडेंट केसेस में टाइम ऑफ सप्लाई निकाल के बताना है। पहला केस, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स क्या है? 15 जुलाई। पेमेंट इज नॉट येट मेड, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, तो पेमेंट की डेट मुझे नहीं पता ना। तो पेमेंट की डेट, रिसिप्ट की डेट और 31वां दिन, विच एवर इज अर्लीस्ट। यानी केस 1 में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? 15 जुलाई। 15 जुलाई, ठीक है ना। जहां डाउट हो पूछ लें। केस 2, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स 3 अगस्त। एक डेट क्या हो गई? 3 अगस्त। पेमेंट की डेट क्या है? और तीसरी डेट 31 जुलाई, विच एवर इज अर्लीस्ट। यानी टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो गया? 31 जुलाई। समझ में आया?
केस 3, पेमेंट की डेट क्या है? 8 जुलाई। गुड्स रिसीव ऑन द सेम डेट, यानी रिसिप्ट ऑफ गुड्स की डेट भी क्या है? 8 जुलाई। और तीसरी डेट 31 जुलाई, विच एवर इज अर्लीस्ट, यानी व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई? 8 जुलाई। ठीक है। फोर्थ केस, रिसिप्ट ऑफ गुड्स की डेट 10 जुलाई, पेमेंट की डेट 9 जुलाई और तीसरी डेट 31 जुलाई, विच एवर इज अर्लीस्ट, यानी 9 जुलाई। ठीक है। दिस इज टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है। मतलब क्वेश्चन देखिए, कुल मिला के बात यह कि अगर आपको प्रोविजन याद है तो फिर इट इज जस्ट अ 5 मिनट गेम। अगर आपको प्रोविजन याद है तो फिर गलती नहीं होगी। चलिए आगे बढ़े। अच्छा ठीक है, ओके। तो आप मुझसे दोबारा पूछो। आपने रिवाइज किया था तो सिलेबस में तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, ओके। चलिए तो देखिए, अगला अगला प्रोविजन हम बात कर रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और यहां पर हम बात करेंगे 13 सबसेक्शन 3 की, यानी सप्लाई ऑफ सर्विस का केस जब जीएसटी जमा कराने की जिम्मेदारी किसकी है? रिसिपिएंट की। ठीक है। तो टैक्सेबल पर्सन भी कौन? रिसिपिएंट। और जीएसटी भी कौन जमा कराएगा? रिसिपिएंट जमा कराएगा। और टाइम ऑफ सप्लाई भी कौन निकालेगा? रिसिपिएंट निकालेगा। यानी सारी डेट्स हम किसके हिसाब से ढूंढेंगे? रिसिपिएंट के हिसाब से ढूंढेंगे। तो रिसिपिएंट के लिए 2 डेट, सर्विस के केस में रिसिपिएंट के लिए 2 डेट। एक तो डेट हो गई पेमेंट की डेट। पेमेंट की डेट मतलब बुक्स की डेट, बैंक की डेट, विच एवर इज अर्लीस्ट, और 61st डे फ्रॉम द इशू ऑफ इनवॉइस। यहां पे यानी गुड्स के केस में 31वां दिन था, सर्विस के केस में 61वां दिन है, 61st डे। ठीक है। अब देखिए, क्योंकि सर्विस का केस है तो रिसिप्ट ऑफ गुड्स तो हो नहीं सकता ना। आप देखिए लगभग सेम प्रोविजन है, उधर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स था, सर्विस के केस में तो रिसिप्ट ऑफ गुड्स हो नहीं सकता। इधर भी पेमेंट की डेट थी, उधर भी पेमेंट की डेट है, इधर 31वां दिन था, इधर 61वां दिन है, 61st डे। पेमेंट की डेट और 61st डे, विच एवर इज अर्लीस्ट। ठीक है। देखिए क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए, सी अ रजिस्टर्ड फर्म रिसीव्ड सर्विसेज फ्रॉम रमन एंड कंपनी एडवोकेट, यानी रमन एंड कंपनी कौन हो गई? सप्लायर ऑफ सर्विस, और सी लिमिटेड हो गई रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। अभी आपने आरसीएम वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या लगता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जब एडवोकेट्स किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस देते हैं तो आरसीएम लगता है। ठीक है। द फर्म इशूड इनवॉइस ऑन 1 जुलाई, यानी एडवोकेट फर्म ने इनवॉइस कब इशू किया? 1 जुलाई को, यानी ये इनवॉइस क्या हो गया? 1 जुलाई। डेट ऑफ इनवॉइस क्या हो गई? 1 जुलाई। तो सबसे पहले तो हम क्या करें, क्योंकि 13 सबसेक्शन 3 का केस है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस आरसीएम का केस है, तो हम सबसे पहले तो क्या निकाल लेते हैं? 61वां दिन, 61st डे। ठीक है। कैसे निकालें? देखिए, 1 जुलाई से 30 जुलाई कितने दिन हो गए? 30 दिन। 1 जुलाई से 30 जुलाई कितने दिन हो गए? 30 दिन। 31 जुलाई से लेके 29 अगस्त, ये कितने दिन हो गए? और 30 दिन हो गए ना। इनवॉइस की डेट को शामिल करते हुए 61वां दिन निकालना है, यानी 60 दिन के बाद। 60 दिन का मतलब 2 महीने नहीं होते हैं, डेट टू डेट 60 दिन निकालने। डेट टू डेट 60 दिन का मतलब डेज कैलकुलेट करने। डेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 जुलाई से 30 जुलाई 30 डेज, फिर क्योंकि जुलाई में 31 दिन होते हैं, तो 31 जुलाई से 29 अगस्त एक और 30 दिन हो गए ना, तो ये टोटल कितने दिन हो गए? 60 दिन। हमें कौन सा दिन उठाना है? 61st डे।
तो 30th अगस्त मेरा क्या बैठेगा? 61st। कैसे? सीधा बता। नहीं, ऐसा आप कर सकते हैं, मैं तो आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि 30 + 30 और 1 60 दिन। ये ध्यान रखिएगा कि 60 दिन कैसे कैलकुलेट करने। वो ठीक है, आप 1 जुलाई से 31 जुलाई लीजिए, फिर 1 अगस्त से 29 अगस्त, फिर आप बोलिए कि अच्छा वो तो एक दिन तो पिछले महीने का था, फिर 30 हो गया, फिर जल्दी हो जाता। तो मैंने सोचा आराम से आपको बताती हूँ। 30 + 30 60 और ये 61वां दिन। ठीक है, तो देखिए 61st डे कौन सा हो गया मेरा? 30th अगस्त। ये तो फैक्ट है, ये तो बदलेगा नहीं। इंडिपेंडेंट केसेस में कैसे टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे? देखिए पहले केस में सी मेड द पेमेंट टू द फर्म ऑन 15 फरवरी, यानी पेमेंट की डेट, और 61वां दिन विच एवर इज अर्लियर, विच एवर 15 फेब। ठीक है। केस 2, सी लिमिटेड मेड द पेमेंट ऑन 11th मार्च। ये 11th मार्च क्या है? पेमेंट की डेट, और 61वां दिन 30 अगस्त, विच एवर इज अर्लियर, यानी व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? 11th मार्च। आंसर चेंज कर ले, है ना, आंसर गलत है, 11 मार्च, 11 मार्च। 30 मार्च नहीं होगा ना, आंसर 11 मार्च होगा ना। अरे आंसर 30 मार्च लिखा है मॉड्यूल में। नहीं पर ठीक है, दोबारा तो करोगे ना, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ ठीक है फिर। ओके, तो ये क्या हो गया? आरसीएम, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, याद रखने के लिए क्या करेंगे? प्रोविजन को कंपेयर करेंगे तो लगभग सेम सेम से प्रोविजन है। ये 30 दिन, 31st डे, इधर 61st डे। नाउ अगली बात, अगर मान लीजिए ये रिसिप्ट ऑफ गुड्स, पेमेंट की डेट 31st डे या 61st डे निकालना पॉसिबल नहीं है, नहीं निकाल पा रहे, हमें नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसे डेज कैलकुलेट होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है। उस सिचुएशन में अगर अबव इवेंट्स आर नॉट असर्टेनेबल, भले ही वो गुड्स का केस हो या सर्विस का केस हो, अगर आरसीएम में ये इवेंट्स असर्टेनेबल नहीं है, तो टाइम ऑफ सप्लाई किसे मान लेंगे? एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रिसिपिएंट। जैसे अभी हमने पिछले केस में पढ़ा था ना, जिस दिन रिसिपिएंट ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की है, उसी डेट को क्या मान लेना? टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई। यहां तक ओके? किसमें? हाँ? कौन सा, ये और ये? नहीं नहीं, यहाँ पे क्या बोला है? देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ द अबव इवेंट्स आर नॉट असर्टेनेबल, अबव इवेंट्स आर नॉट असर्टेनेबल, आपको इनवॉइस की डेट ही नहीं पता, तो आप 31st डे 61st डे कैसे निकालोगे भाई? इस हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए तो आपको इनवॉइस की डेट चाहिए ना। अगर मान लो क्वेश्चन में इनवॉइस की डेट ही नहीं है, या फिर ऊपर के ऊपर माल बेच दिया, कोई अकाउंटिंग एंट्री है ही नहीं, तो फिर उस सिचुएशन में क्या करेंगे? जिस दिन रिसिपिएंट ने अपने बुक्स में एंट्री की है, उसी डेट को क्या मान लेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई। ये मतलब है इसका। ठीक है, नहीं, यहां पर ये किस चीज की डेट थी? ये पेमेंट की डेट थी। बोले पेमेंट की डेट किसे माननी है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेट और बैंक अकाउंट की डेट, जो भी पहले। यानी आप बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट नहीं करते हैं क्या? आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कभी हो जाती है, बैंक अकाउंट में पैसा कभी जाता है। टाइम ऑफ सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी डेट को पेमेंट की डेट मानना है? बुक्स की डेट
बैंक की डेट, दोनों में से जो भी पहले आ जाए, ठीक है। दिस इज पेमेंट डेट, ओके। और ये थंब रूल है पूरे टाइम ऑफ सप्लाई में, कहीं पर भी पेमेंट की डेट हो तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेट और बैंक अकाउंट की डेट विच एवर इज अर्लियर, यानी जिस दिन आपने बुक्स में पैसा डेबिट या क्रेडिट किया या जिस दिन पैसा बैंक में क्रेडिट या डेबिट हुआ, एज द केस में भी पहले वाली डेट को ही क्या मान लेना है, टाइम ऑफ सप्लाई, ओके, ठीक है। नाउ आरसीएम, एक कंसेप्ट होता है एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। आप इंटरनेशनल टैक्सेशन का कुछ कंसेप्ट होता है एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, आप इनकम टैक्स में अभी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो फाइनल में जाके पढ़ेंगे। यहां पर केवल हमें क्या समझना है कि आप सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो, हम और आप इंपोर्टर हैं, हम सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं और सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं हमारी ही किसी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। इंपॉर्टेंट क्या है, सर्विस आप इंपोर्ट कर रहे हो, किससे इंपोर्ट कर रहे हो, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से। कुछ एक पर्टिकुलर शेयर होल्डिंग होती है तो वो एंटरप्राइजेस एसोसिएट एंटरप्राइज कहलाती है। तो सर्विस अगर आप किससे इंपोर्ट कर रहे हो, एसोसिएट एंटरप्राइजेस से, ठीक है। उस केस में अगर आप सर्विस एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से इंपोर्ट करते हो तो आरसीएम लगेगा, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में हु इज लाइबल टू पे जीएसटी, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। तो टाइम ऑफ सप्लाई भी किसके लिए निकालना है, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस के लिए। और रिसिपिएंट ऑफ सर्विस के लिए क्या टाइम ऑफ सप्लाई होगा, अगर आप सर्विस किसी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से इंपोर्ट कर रहे हो तो जिस दिन रिसिपिएंट ऑफ सर्विस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री हुई और जिस दिन रिसिपिएंट के ने पेमेंट किया, विच एवर इज अर्लियर। देखिए क्या लिखा है, डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसिपिएंट और द डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। जिस दिन रिसिपिएंट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री हुई या जिस दिन रिसिपिएंट ने पेमेंट किया, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी पहले हो। ये प्रोविजन समझ पड़ा। अब इसका क्वेश्चन करेंगे एक, देखिए एग्जाम्पल नंबर 13, एक्स एंड वाई लिमिटेड लंदन, एक्स लिमिटेड है और वाई लिमिटेड लंदन है, लंदन वाली जो है वो एसोसिएट एंटरप्राइजेस है, ठीक है। एक्स लिमिटेड जो इंडिया में है रिसीव द सर्विसेज ऑफ वाई लिमिटेड, यानी एक्स लिमिटेड कौन हो गई, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, वाई लिमिटेड हो गई सप्लायर ऑफ सर्विस, और ये क्या है, यानी सर्विस किससे इंपोर्ट हो रही है, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से, ठीक है। अब रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड फर्म, आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है। अब प्रोविजन कैसे याद रखेंगे कि देखिए जो सर्विस कौन दे रहा है, किससे ले रहा है, सब कुछ उसी बात पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आप सर्विस किससे इंपोर्ट कर रहे हो, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से। जब आप एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से सर्विस इंपोर्ट करते हो तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या सीखा हमने, रिसिपिएंट के बुक्स में एंट्री और पेमेंट की डेट, दोनों में से जो भी पहले। पहला केस क्या बोलता है, एक्स लिमिटेड रिकॉर्डेड द लाइबिलिटी इन बुक्स ऑन 15 जुलाई, यानी रिसिपिएंट ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब एंट्री की और पेमेंट किया नेक्स्ट मंथ, मतलब 15 अगस्त को। तो पेमेंट की डेट और बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेट विच एवर इज 15 जुलाई वुड बी द टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। सेकेंड केस, एक्स लिमिटेड मेड द एडवांस पेमेंट टू वाई लिमिटेड ऑन 10 जुलाई, रिसिपिएंट ने पेमेंट कब किया और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब एंट्री की, कौन सी डेट लेंगे, 10 जुलाई। बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेट और पेमेंट की डेट विच एवर इज अर्लियर, दैट इज 10th जुलाई, ठीक है। तो अभी हमने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, हाँ बोलो, देखिए नहीं यहाँ पे, अगर यहाँ पे एडवांस पेमेंट होता, ठीक है, अगर यहाँ पे एडवांस पेमेंट होता तो जो एडवांस पेमेंट होता हम उसके ऊपर जीएसटी लाइबिलिटी निकाल देते। वो 1000 रुपए का जो केस है ना,
वो केवल फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के लिए है। अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का केस है तो वहां पर वो चिल्लर एडवांस नॉन चिल्लर एडवांस को कंसीडर नहीं करना है, फिर तो वहां पे जो एडवांस जितना भी आया वही डेट, क्योंकि वो पेमेंट की डेट हो गई ना, तो पेमेंट की डेट इज अ टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट वन। आ गया। देखिए हमने जहां पे ये पढ़ा था ना, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टाइम ऑफ सप्लाई, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टाइम ऑफ सप्लाई देखिए सर्विस का आई और पी विच एवर इज अर्लियर, सी और पी विच एवर इज अर्लियर। मेरे यहाँ पे पेज नंबर 32 होगा, मिल गया पेज नंबर 32। ये टाइम ऑफ सप्लाई इन स्पेशल केसेस मिल गया, टाइम ऑफ सप्लाई इन स्पेशल केसेस। ठीक है, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। पेज नंबर 32 पे हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स? देखिए क्या होता है कि एक सप्लायर ऑफ गुड्स है और एक रिसिपिएंट ऑफ गुड्स है। सप्लायर ऑफ गुड्स है IOCL, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और उसको क्या करना है, एक पर्टिकुलर टाइप का ऑयल सप्लाई करना है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये जो इसका मटेरियल है ना, ये इनका एक क्रूशियल रॉ मटेरियल है। मतलब अगर प्लांट को चलना है तो 24/7 वो मटेरियल चाहिए। अब ऐसा नहीं होता ना, जैसे ये जो रॉ मटेरियल होगा ये कैसे सप्लाई होगा, पाइपलाइन के थ्रू 24/7 सप्लाई होगा, बीच में सप्लाई रुकती नहीं है। जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी है, वो कैसे सप्लाई होती है 24/7। तो बिल कैसे बनता है हमारा, बिल कैसे जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, एक कट ऑफ डेट लेता है ना, कट ऑफ डेट पे रीडिंग लेता है और उसी हिसाब से बिल जनरेट करता है। अब आप देखिए, हाँ अब आप देखिए यहाँ पे सप्लायर ऑफ गुड्स कंटिन्यूसली गुड सप्लाई कर रहा है रिसिपिएंट को, कंटिन्यूसली गुड सप्लाई कर रहा है। हमने टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में ये पढ़ा था एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस कैसे निकलती है, जिस दिन गुड्स रिमूव हुआ, यहाँ तो 24 घंटे ही गुड्स रिमूव हो रहा है, यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस निकल सकती है क्या, यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस पॉसिबल नहीं है। तो इसे हम कहते हैं, ये किसका केस है, ये कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स का केस है। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स मतलब जब गुड्स किसी पाइपलाइन के थ्रू, कंडिट के थ्रू गुड सप्लाई होते हैं। अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स का केस हुआ तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कैसे कैलकुलेट होगी, क्या बोला मैंने, अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स का केस हुआ तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कैसे निकलेगी, टाइम व्हेन ईच स्टेटमेंट इज इशूड। स्टेटमेंट इज इशूड, स्टेटमेंट मतलब एक कट ऑफ डेट मान लेंगे, कट ऑफ डेट मतलब जैसे मीटर लगा दिया, या मान लीजिए आप 15 तारीख को रात को 12 बजे। अब सप्लायर क्या करेगा, 15 से 15 तक का एक स्टेटमेंट बनाएगा। बिल किस हिसाब से बनेगा, वो कट ऑफ डेट के हिसाब से ही बनेगा ना। तो एक डेट कौन सी हो गई, जिस दिन वो स्टेटमेंट इशू किया। स्टेटमेंट मतलब कट ऑफ डेट का स्टेटमेंट जिसके ऊपर बिल बनेगा, आप इसे अकाउंटिंग स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। और दूसरी डेट क्या होगी, जिस दिन पेमेंट रिसीव हुआ। जिस दिन पेमेंट रिसीव हुआ मतलब सप्लायर को जिस दिन पेमेंट रिसीव हुआ। एक तरीका ये हो सकता है कि सप्लायर को एडवांस मिले और सप्लायर अकाउंट स्टेटमेंट बाद में इशू करके दे, या दूसरा केस हो सकता है पहले अकाउंट स्टेटमेंट बना के दे
उसके बाद पैसा मिले, डिपेंड करता है। तो बोला कि जिस दिन आप अपना अकाउंट स्टेटमेंट बना रहे हो या जिस दिन आपको पैसा मिल रहा है, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी डेट पहले हो, अकाउंट स्टेटमेंट बनाने की डेट या पेमेंट की डेट, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 9 होगा, देखिए मॉड्यूल में 9 या 8, लेट मी चेक, 9, एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए, मैसर्स एबी ऑयल कॉर्पोरेशन एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर बी। एक एबी ऑयल कॉर्पोरेशन है जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया है बी के साथ, यानी एबी ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया सप्लायर ऑफ गुड्स, एबी हो गया रिसिपिएंट ऑफ गुड्स टू सप्लाई ऑयल थ्रू आउट द ईयर। इसका मतलब कौन सा केस हो गया, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का। एबी ऑयल कॉर्पोरेशन इशूज मंथली स्टेटमेंट, मंथली स्टेटमेंट मतलब 1 से 1 करते होंगे, 31 से 31, जैसा भी। आपको 2 केसेस में टाइम ऑफ सप्लाई निकाल के दिखाना है। पहला केस, मिस्टर बी मेड द पेमेंट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई ऑन 31 जुलाई, यानी पेमेंट की डेट कौन सी हो गई, और सप्लायर ने स्टेटमेंट कब इशू किया है, 8 अगस्त। अभी हमने क्या पढ़ा, स्टेटमेंट की डेट या पेमेंट की डेट, विच एवर इज अर्लियर, यानी कौन, ठीक है। केस 2, एबी ऑयल कॉर्पोरेशन ने स्टेटमेंट इशू किया है 5 सितंबर को और 30 सितंबर तक भी पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, यानी स्टेटमेंट की डेट और पेमेंट की डेट विच एवर इज, पेमेंट तो आया ही नहीं ना अभी तक, तो कौन सी डेट पहले आएगी, स्टेटमेंट। तो 5 सितंबर इज अ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ, ठीक है, दिस इज अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, यानी आज हमने अभी तक देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा 12 सबसेक्शन 2, ठीक है, 12 सबसेक्शन 2, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, दैट इज एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस कैसे निकालेंगे, अगर मूवमेंट शामिल है तो जिस दिन गुड्स रिमूव हुआ, अगर मूवमेंट शामिल नहीं है तो जिस दिन गुड्स अवेलेबल करवाया। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, अगर टाइम पर इनवॉइस इशू हुआ तो आई और पी विच एवर इज अर्लियर, अगर टाइम पर इनवॉइस इशू नहीं हुआ तो सी और पी विच एवर इज अर्लियर। अगर एडवांस मिला तो एडवांस पे जीएसटी मिलेगा, लेकिन अगर चिल्लर एडवांस मिला, 1000 रुपए तक का एडवांस मिला, तो फिर जिस दिन एडवांस मिला या जिस दिन वो एडवांस एडजस्ट किया एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर। ठीक है, फिर तीसरा प्रोविजन हमने पढ़ा आरसीएम, गुड्स के केस में, सर्विस के केस में। गुड्स के केस में आरसीएम क्या बोलता है, रिसिप्ट ऑफ गुड्स, पेमेंट की डेट 31st डे ऑफ द इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। सर्विस के केस में आरसीएम क्या बोलता है, पेमेंट की डेट 61st डे विच एवर इज अर्लियर। इन हिसाब से अगर टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकाल पाए तो रिसिपिएंट की बुक्स में एंट्री। अगर आपने सर्विस इंपोर्ट की एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से, तो फिर एसोसिएट, जिस दिन रिसिपिएंट ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की या जिस दिन रिसिपिएंट ने पेमेंट किया, विच एवर इज अर्लियर। अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का केस है तो जिस दिन स्टेटमेंट इशू हुआ या जिस दिन पेमेंट मिला, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, और